नमस्कार। आज हम समुद्र के पानी के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन उतनी ही जरूरी गुणों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर जी, ये गुण हैं तापमान, खारापन, घनत्व और दबाव। बिल्कुल। और ये सिर्फ अलग-अलग नंबर्स या फैक्ट्स नहीं है। ये सब ना आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि यही तय करते हैं कि समुद्र का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सही। उसमें जीवन कैसे चलता है और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी का मौसम, क्लाइमेट, सब कुछ कैसे जुड़ा है इससे। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये गुण कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं और इनका असल मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले तापमान से शुरू करते हैं। पानी का गर्म या ठंडा होना ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर समुद्र के मामले में ये शायद इतना सीधा है नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। देखिए, समुद्र का तापमान सिर्फ सतह का नहीं होता। गहराई में तापमान कैसे मापते हैं वो अपने आप में एक चैलेंज है। अच्छा, कैसे मापते हैं फिर? उसके लिए ना खास तरह के थर्मोमीटर होते हैं, जैसे रिवर्सिंग थर्मोमीटर। उन्हें नीचे भेजा जाता है, फिर जब पानी का सैंपल ऊपर लाते हैं तो वो पलटकर उस खास गहराई का तापमान लॉक कर लेते हैं। अरे वाह। हाँ, और थर्मोग्राफ जैसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो लगातार टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहते हैं। और ये पानी गर्म कैसे होता है? क्या बस सूरज की धूप से? सूरज की ऊर्जा मतलब सोलर रेडिएशन वो तो है ही सबसे बड़ा सोर्स, खासकर सतह के पानी के लिए। लेकिन एक मजेदार बात है यहाँ, क्या? जमीन और पानी बिल्कुल अलग अलग तरीके से गर्म और ठंडे होते हैं। जमीन जो है वो दिन में पानी से कई ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है हाँ, ये तो देखा है। और रात में उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। हाँ, जैसे रेगिस्तान में होता है, दिन में कम गर्म, रात में ठंडा। बिल्कुल वही बात। और ये फर्क सिर्फ दिन रात का नहीं है, मौसम के हिसाब से भी है। गर्मियों में देखिए जो महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्से हैं वो पास के समुद्र तटों से कई ज्यादा गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में कहीं ज्यादा ठंडे। इसीलिए तो कोस्टल एरिया का मौसम अक्सर थोड़ा माइल्ड रहता है अंदर के इलाकों से। हमने ये भी सुना है कि समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान अचानक से गिरता है, एक पॉइंट पर बहुत तेजी से। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। 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 सोचिए, सतह का पानी है, सूरज से गर्म हो रहा है, हवा लहरों से मिक्स हो रहा है, तो एक ऊपर की लेयर बन जाती है जो थोड़ी गर्म और मिक्स्ड होती है। लेकिन इसके ठीक नीचे तापमान अचानक बहुत तेजी से गिरने लगता है। ये थर्मोक्लाइन ही वो बाउंड्री है एक तरह से जो इस गर्म ऊपरी पानी को नीचे के ठंडे गहरे पानी से अलग करती है। अच्छा, और रोशनी के हिसाब से भी कुछ परतें होती हैं? मतलब सूरज की रोशनी कहाँ तक पहुँचती है? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, सतह से लेकर करीब करीब 200 मीटर की गहराई तक ओके। जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है उसे कहते हैं फोटिक जोन। फोटो मतलब लाइट। फोटिक जोन। हाँ, यहीं पर सारे समुद्री पौधे, प्लैंकटन वगैरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। यही मरीन फूड चेन का बेस है। और 200 मीटर के नीचे? 200 मीटर के नीचे शुरू होता है अफोटिक जोन। ए मतलब नहीं। अच्छा, जहाँ लाइट नहीं है। बिल्कुल, वहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वो हमेशा परमानेंट अंधेरे में डूबा रहता है। अच्छा, ये बताइए कि दुनिया भर में समुद्र का तापमान एक जैसा क्यों नहीं रहता? कौन सी चीजें इसे कंट्रोल करती हैं? कई सारी चीजें हैं। सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस है अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड। इक्वेटर से दूरी। हाँ, इक्वेटर के पास सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो ज्यादा गर्मी मिलती है। जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं किरणें तिरछी हो जाती हैं, तो गर्मी फैल जाती है। बिल्कुल, वही एनर्जी ज्यादा बड़े एरिया में फैल जाती है तो पानी ठंडा होता जाता है। ये तो हुआ पहला पॉइंट। और क्या है? जमीन और पानी का बंटवारा, इसका भी असर होता है? हाँ बिल्कुल, जमीन और पानी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है साउथ के मुकाबले। हाँ है। और जमीन पानी से जल्दी गर्म और ठंडी होती है। तो इसका नतीजा ये होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो महासागर हैं वो औसतन साउथ हेमिस्फीयर के महासागरों से थोड़े ज्यादा गर्म रहते हैं। अच्छा। हाँ, और इस टेम्परेचर डिफरेंस का असर मौसम पर भी पड़ता है, जैसे नॉर्थ अटलांटिक में। और हवाएं और धाराएं, इनका भी तो रोल होगा। बहुत बड़ा रोल है। प्रचलित हवाएं जो एक खास दिशा में बहती हैं वो सतह के पानी को धकेलती हैं। अब अगर हवा तट की तरफ बह रही है, जिसे ऑनशोर विंड कहते हैं, तो वो गर्म पानी को तट पर इकट्ठा कर सकती है। ओके। और अगर हवा तट से दूर जा रही है, ऑफशोर, तो वो सतह के गर्म पानी को हटा देगी। अब जब ऊपर का गर्म पानी हटेगा तो क्या होगा? नीचे से ठंडा पानी ऊपर आएगा। एग्जैक्टली। नीचे का ठंडा पानी जो अक्सर पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, वो ऊपर आ जाता है। इसी को अपफेलिंग कहते हैं।
ये फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और समुद्री धाराएं, ओशन करंट्स, वो तो जैसे समुद्र की नदियां हैं। बिल्कुल सही कहा। महासागरीय धाराएं ये शायद टेम्परेचर को बांटने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। हाँ, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गर्म धारा है, वो इक्वेटर से गर्म पानी लेकर यूरोप के तटों तक जाती है। इसीलिए तो वहाँ का मौसम उम्मीद से ज्यादा गर्म रहता है। हाँ, वरना तो बहुत ठंडा होता। बिल्कुल। और वैसे ही ठंडी धाराएं हैं, जैसे लैब्राडोर करंट, वो ध्रुवों से ठंडा पानी नीचे लाती हैं। ये धाराएं ना पूरी पृथ्वी पर गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। एक ग्लोबल हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। अच्छा, एक और पॉइंट था, समुद्र की रूपरेखा। मतलब वो खुला समुद्र है या घिरा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम ओपन ओशन की बात कर रहे हैं या किसी ऐसे समुद्र की जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, जैसे मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर या रेड सी, लाल सागर। हाँ, इन घिरे हुए समुद्रों का तापमान खुले समुद्र से काफी अलग हो सकता है। कैसे? देखिए, गर्म इलाकों में मतलब लो लैटिट्यूड्स पर ये घिरे हुए समुद्र अक्सर खुले समुद्र से ज्यादा गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का सर्कुलेशन लिमिटेड होता है। जैसे रेड सी है, वो इंडियन ओशन के उसी लैटिट्यूड के पानी से ज्यादा गर्म है। अच्छा। लेकिन ठंडे इलाकों में हाई लैटिट्यूड्स पर इसका उल्टा होता है। जैसे बाल्टिक सी है, वो सर्दियों में जम जाता है। जबकि उसी लैटिट्यूड पर खुला अटलांटिक ओशन ठंडा तो होता है पर जमता नहीं। सतह के तापमान पर लौटते हैं। क्या इक्वेटर सबसे गर्म होता है? ये एक आम सोच है। हाँ, ये आम सोच है, लेकिन मजे की बात यह है कि एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इक्वेटर पर हाईएस्ट नहीं होता। अरे, हाँ, बल्कि थोड़ा नॉर्थ में, सब ट्रॉपिक्स में ज्यादा होता है। और जैसा हमने पहले कहा, नॉर्थ हेमिस्फीयर के ओशन एवरेज में ज्यादा गर्म है। एक और चीज है, जब समुद्र की सतह ठंडी हो और उसके ऊपर की हवा गर्म और नम हो, तो क्या होता है? सी फॉग, समुद्री कोहरा। हाँ, बिल्कुल। ये समुद्री कोहरे का एक मेन कारण है। जब गर्म नम हवा ठंडी समुद्री सतह के ऊपर से गुजरती है तो हवा ठंडी हो जाती है। और ठंडी हवा ज्यादा नमी होल्ड नहीं कर सकती, तो जो एक्स्ट्रा पानी का भाप है, वाटर वेपर, वो छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाता है। और वही कोहरा है। वही कोहरा है। ये अक्सर उन जगहों पर होता है जहां ठंडी धाराएं बहती हैं या जहां अपवेलिंग होती है। ये शिपिंग के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब गहराई की बात करें, गर्मी नीचे तक कैसे पहुंचती है और तापमान कैसे बदलता है? गर्मी मेनली तो सतह पर ही एब्जॉर्ब होती है, फिर धीरे धीरे नीचे ट्रांसफर होती है कंडक्शन से और मिक्सिंग से, मतलब कन्वेक्शन से। लेकिन जैसा हमने थर्मोक्लाइन में बात की, तापमान गिरने की जो रेट है वो गहराई के साथ एक जैसी नहीं रहती। थर्मोक्लाइन में ये गिरावट सबसे तेज होती है। हाँ। और लगभग 2000 मीटर से नीचे चले जाएं तो तापमान लगभग कांस्टेंट हो जाता है, बहुत ठंडा, चाहे सतह पर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। और जो दिन रात या मौसम के हिसाब से तापमान बदलता है सतह पर, वो भी नीचे खत्म हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। रोज का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो तो कुछ मीटर्स नीचे, करीब 30 फीट कह लीजिए, वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा। और जो साल भर का फर्क है, एनुअल वेरिएशन, वो भी लगभग 600 फीट, मतलब करीब 180-200 मीटर के बाद महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब साफ है कि समुद्र में पानी की परतें बन जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ऊपर गर्म हल्का पानी, नीचे ठंडा भारी पानी। और ये परतबंदी, ये स्ट्रैटिफिकेशन इक्वेटर के पास सबसे स्ट्रांग होती है और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं कमजोर होती जाती है। तो कुल मिलाकर ये समुद्री तापमान इतना जरूरी क्यों है? ये तो समुद्री जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करता है। कौन सा जीव कहाँ रह सकता है, कब बच्चे पैदा करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे काम करेगा, सब कुछ। और जैसा हमने देखा, ये ग्लोबल क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा रेगुलेटर है। सोचिए, हमारी पृथ्वी पर जो एक्स्ट्रा गर्मी आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा महासागर सोख रहे हैं। बाप रे। हाँ, ये हमें ज्यादा तेजी से गर्म होने से बचा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत जरूरी है। तापमान तो हमने समझ लिया, जो सतह पर सूरज से काफी प्रभावित होता है। लेकिन पानी के अंदर एक और चीज है जो उसके व्यवहार को बदलती है, उसका खारापन, सैलिनिटी। ये असल में है क्या? हाँ, सैलिनिटी। तकनीकी भाषा में कहें तो 1 किलोग्राम समुद्री पानी लीजिए, उसमें जितने ग्राम ठोस पदार्थ घुले हुए हैं वही उसकी सैलिनिटी है। ओके। इसे मापते हैं पार्ट्स पर 1000 में,
जिसका निशान होता है परसेंटो। जैसे परसेंट का परसेंट होता है ना, वैसा ही पर नीचे 2 जीरो। अच्छा, परसेंटो। हाँ, तो अगर हम कहते हैं कि सैलिनिटी 35% HO है, इसका मतलब 1 किलो पानी में 35 ग्राम घुले हुए सॉल्ट्स हैं। और ये सॉल्ट्स मतलब सिर्फ हमारा खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, या और भी कुछ? सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होता है, पर उसके अलावा बहुत कुछ है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इनके क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कई तरह के मिनरल्स खुरे होते हैं। ये आते कहाँ से? ये सब नदियों के जरिए जमीन से बहकर आते हैं, या फिर समुद्र के नीचे जो ज्वालामुखी फटते हैं उनसे भी निकलते हैं। समुद्र की जो एवरेज सैलिनिटी है वो करीब 33 से 37% के बीच रहती है। आजकल इसे मापने के लिए इलेक्ट्रिक सैलिनिटी मीटर आते हैं, बहुत सटीक मापते हैं। एक सवाल आ रहा है मन में, अगर नदियां लगातार जमीन से नमक बहाकर समुद्र में डाल रही हैं, तो समुद्र समय के साथ और ज्यादा खारा क्यों नहीं होता जा रहा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है नमक के सिंक, मतलब सॉल्ट सिंक। सिंक मतलब जैसे किचन का सिंक? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। मतलब ये जो नमक आ रहा है वो हमेशा पानी में घुला नहीं रहता। जैसे? कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो उसे पानी से बाहर निकालते रहते हैं। जैसे कुछ सॉल्ट्स मिट्टी के कणों पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे नीचे बैठकर सेडिमेंट बन जाते हैं। अच्छा। कई समुद्री जीव हैं जैसे शंख, सीप, कोरल, वो अपने खोल या स्केलेटन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कंपाउंड्स पानी से लेते हैं। और हवा भी, जब हवा तेज चलती है तो समुद्र की सतह से पानी की फुहारें उड़ती हैं, उनके साथ नमक के कण भी उड़कर जमीन पर चले जाते हैं। अरे वाह! तो जितना नमक आ रहा है उतना ही अलग अलग तरीकों से निकल भी रहा है। एक बैलेंस बना हुआ है। अच्छा। नदियां नमक लाती हैं, पर उन्हें तो मीठा पानी कहते हैं, फ्रेश वाटर। हाँ, क्योंकि समुद्र के पानी के मुकाबले नदियों में नमक की मात्रा बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल। ओके। और जो नमक होता भी है उसमें सोडियम क्लोराइड कम, कैल्शियम सल्फेट जैसे सॉल्ट ज्यादा होते हैं। असल में तो बड़ी नदियां जहां समुद्र में गिरती हैं ना, हाँ, वहां वो इतना ज्यादा फ्रेश वाटर डालती हैं कि आसपास के समुद्र का खारापन काफी कम कर देती हैं। अच्छा, डाइल्यूट कर देती है। बिल्कुल, जैसे बंगाल की खाड़ी है, वहां गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां गिरती हैं, तो वहां की सैलिनिटी अरब सागर से कम है। हाँ, अरब सागर में तो नदियां कम है और गर्मी ज्यादा। एग्जैक्टली, वहां इवेपोरेशन ज्यादा है और फ्रेश वाटर इनपुट कम, तो सैलिनिटी ज्यादा है। इस खारेपन का पानी पे क्या असर पड़ता है? एक तो समुद्री जीवों पर सीधा असर पड़ता है। हाँ। हर जीव के ना नमक सहने की एक लिमिट होती है, उसी हिसाब से वो रहते हैं। दूसरा, ये पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बदलता है। जैसे खारा पानी शुद्ध पानी की तरह 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमता, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये पोलर रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खारापन जो है वो इवेपोरेशन, मतलब पानी के भाप बनने की रफ्तार को भी थोड़ा कम कर देता है। अब दुनिया भर में ये खारापन कंट्रोल कैसे होता है? तापमान की तरह इसके भी कई फैक्टर होंगे? हाँ, है तो कई, लेकिन 2 चीजें सबसे ज्यादा डोमिनेट करती हैं। एक है इवेपोरेशन, बाष्पीकरण, और दूसरा है प्रेसिपिटेशन, वर्षा। ओके, तो जहां ज्यादा गर्मी और सूखा वहां ज्यादा खारापन, और जहां ज्यादा बारिश वहां कम? बिल्कुल सीधा हिसाब है। जहां इवेपोरेशन ज्यादा होगा, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, नमक पीछे रह जाएगा, तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। और जहां बारिश ज्यादा होगी, फ्रेश वाटर समुद्र में मिलेगा, तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इक्वेटर पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां सैलिनिटी कम होनी चाहिए? हाँ, इक्वेटर पे सैलिनिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सैलिनिटी इक्वेटर पे नहीं मिलती। कहाँ मिलती है फिर? वो मिलती है सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के आसपास, करीब 20-40 डिग्री नॉर्थ और 10-30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। वहां क्यों? क्योंकि इन इलाकों में आसमान ज्यादातर साफ रहता है, धूप तेज होती है, हवाएं सूखी होती हैं, तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है और बारिश तुलना कम होती है। अच्छा, तो इवेपोरेशन जीत जाता है। हाँ, इक्वेटर पर बारिश ज्यादा होने से इवेपोरेशन का असर थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरे फैक्टर्स जैसे नदियां और बर्फ? नदी का पानी, जैसा हमने बंगाल की खाड़ी के केस में देखा, वो लोकल लेवल पर सैलिनिटी कम करता है। और पोल्स पर बर्फ का जमना और पिघलना बहुत जरूरी है। जब समुद्र का पानी जमता है ना, तो बर्फ ज्यादातर फ्रेश वाटर की बनती है, नमक पानी में ही रह जाता है। तो बचा हुआ पानी और खारा हो जाता होगा? बिल्कुल, उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है
और जब वो बर्फ पिघलती है तो फ्रेश वाटर मिलता है, जिससे सैलिनिटी कम हो जाती है। हवाएं वगैरह भी थोड़ा बहुत असर डालती हैं इवेपोरेशन और मिक्सिंग पर। अगर पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो सैलिनिटी कैसे फैली हुई है? जनरल ट्रेंड तो यही है कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम होती जाती है, लेकिन जैसा बताया, पीक सैलिनिटी सब ट्रॉपिक्स में मिलती है। पोल्स पर बर्फ पिघलने से सैलिनिटी सबसे कम होती है, और जो समुद्र तटों के पास हैं, मार्जिनल सीज, वो अक्सर नदियों के कारण खुले महासागर से कम खारे होते हैं। और वो जो घिरे हुए समुद्र थे, उनमें तो बहुत फर्क होगा। हाँ, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। रेड सी, मेडिटरेनियन सी, जहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा है और फ्रेश वाटर कम आता है, वहाँ सैलिनिटी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा होती है, 37-41% तक। बाप रे। और दूसरी तरफ बाल्टिक सी है या हडसन बे है कनाडा में, वहाँ नदियाँ बहुत पानी लाती हैं, इवेपोरेशन कम है, तो सैलिनिटी बहुत ही कम होती है, कहीं-कहीं तो 3-5% ही। इसे नक्शे पर कैसे दिखाते हैं? जैसे तापमान के लिए आइसोथर्म होते हैं। हाँ, इसके लिए होती हैं आइसोहलाइन। आइसो मतलब समान, हिलाइन मतलब नमक। ये उन सभी पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइंस है जहां सैलिनिटी बराबर होती है। क्या गहराई के साथ भी सैलिनिटी बदलती है? हाँ, गहराई के साथ भी बदलती है, लेकिन ये लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे इक्वेटर पर सतह पर बारिश के कारण सैलिनिटी थोड़ी कम हो सकती है और नीचे थोड़ी बढ़ सकती है। सब ट्रॉपिक्स में, जहां सतह पर इवेपोरेशन ज्यादा है, वहां सैलिनिटी सतह पर सबसे ज्यादा होती है और नीचे जाने पर कम होती है। अच्छा। और हाई लैटिट्यूड्स पर सतह पर बर्फ पिघलने से सैलिनिटी कम होती है और नीचे जाने पर अक्सर बढ़ती है। जिस गहराई पर सैलिनिटी तेजी से बदलती है, उस जोन को कहते हैं हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन, जैसे थर्मोक्लाइन था तापमान के लिए। बिल्कुल, थर्मोक्लाइन टेम्परेचर के लिए, हेलोक्लाइन सैलिनिटी के लिए। तो तापमान पानी को फैलाता है या सिकोड़ता है, और सैलिनिटी उसमें वजन डालती है, उसे भारी बनाती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलकर तय करते होंगे कि पानी कितना भारी या हल्का है। मेरा मतलब है उसका घनत्व, डेंसिटी। बिल्कुल सही पकड़ा। डेंसिटी यानी घनत्व का मतलब यही है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में मापते हैं। और समुद्री पानी, उसमें नमक घुला होने के कारण शुद्ध पानी से हमेशा ज्यादा घना, ज्यादा डेंस होता है, करीब 2-3% ज्यादा। और इसका असर क्या होता है? सबसे सीधा और सबसे जरूरी असर ये है कि जो पानी ज्यादा डेंस है यानी ज्यादा भारी है, वो कम डेंस हल्के पानी के नीचे डूब जाता है। अच्छा, सिंक कर जाता है। हाँ, इसी से समुद्र में परतें बनती हैं, जैसा हमने स्ट्रेटिफिकेशन में कहा था। और पानी की डेंसिटी को कौन कंट्रोल करता है? तापमान और सैलिनिटी ही मेन होंगे। हाँ, यही दो मेन ड्राइवर्स हैं। तापमान का डेंसिटी से उल्टा रिश्ता है, पानी जितना ठंडा होगा उतना डेंस होगा। हाँ बिल्कुल, 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी सबसे डेंस होता है, उसके बाद ठंडा होने पर थोड़ा फैलता है। लेकिन समुद्र के पानी में नमक होने से वो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। पर जनरल रूल यही है, ठंडा मतलब ज्यादा डेंस। ओके। और सैलिनिटी? सैलिनिटी का सीधा रिश्ता है, पानी जितना खारा होगा उतना डेंस होगा, उसमें ज्यादा सामान घुला है तो भारी होगा ही। और दबाव, प्रेशर का क्या? गहराई में जाने से कोई फर्क पड़ता है? दबाव भी डेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाता है। आप जितना गहरा जाएंगे, पानी पर ऊपर के पानी का वजन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। इससे पानी थोड़ा सा सिकुड़ता है, कंप्रेस होता है और डेंस हो जाता है। लेकिन पानी ना हवा की तरह आसानी से नहीं सिकुड़ता, वो काफी इनकम्प्रेसिबल है। अच्छा। तो डेंसिटी पर प्रेशर का असर तापमान और सैलिनिटी के मुकाबले बहुत कम होता है। हाँ, कभी-कभी ये जरूर होता है कि तापमान और सैलिनिटी के असर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मतलब हो सकता है कि कोई पानी गर्म है जिससे वो हल्का होना चाहिए, लेकिन वो बहुत खारा भी है जिससे वो भारी होना चाहिए। तो हो सकता है उसका नेट घनत्व किसी ठंडे पर कम खारे पानी के बराबर हो जाए। इंटरेस्टिंग। तो दुनिया भर में और गहराई के साथ डेंसिटी कैसे बदलती है? देखिए, गर्म इलाकों में, लो लैटिट्यूड्स पर सतह का पानी गर्म है तो कम डेंस है। नीचे जाएंगे तो पानी ठंडा होता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। ठंडे इलाकों में, हाई लैटिट्यूड्स पर सतह का पानी पहले से ही ठंडा और काफी डेंस होता है, तो वहां गहराई के साथ डेंसिटी में ज्यादा बदलाव नहीं आता, वो लगभग एक जैसी रहती है ऊपर से नीचे तक। और वो परत जहां डेंसिटी तेजी से बढ़ती है, जैसे थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन थे? हाँ,
उसे कहते हैं पिक्नोक्लाइन। पिक्नोस मतलब डेंसिटी, पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन। ये अक्सर थर्मोक्लाइन और हैलोक्लाइन के साथ ही पाई जाती है, क्योंकि डेंसिटी, टेम्परेचर और सैलिनिटी पर ही तो डिपेंड करती है। और ये जो भारी पानी नीचे डूबता है और हल्का पानी ऊपर रहता है, क्या यही चीज गहरे समुद्र की धाराओं को चलाती है? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेंसिटी में यही फर्क गहरे समुद्र के विशाल सर्कुलेशन को ड्राइव करता है, जिसे कहते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन मतलब तापमान और नमक वाला सर्कुलेशन। बिल्कुल। सोचिए, पोल्स के पास पानी बहुत ठंडा हो जाता है, और जब बर्फ जमती है तो बचा हुआ पानी ज्यादा खारा भी हो जाता है। तो बहुत ठंडा और बहुत खारा। मतलब बहुत भारी, बहुत डेंस। तो ये भारी पानी समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है, सिंक कर जाता है। और फिर ये डूबा हुआ ठंडा भारी पानी फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया के ओशन बेसिन में फैलता है, और इसकी जगह लेने के लिए सतह का गर्म पानी पोल्स की तरफ बहता है। अरे, ये तो एक कन्वेयर बेल्ट जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली। इसे ओशन कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। ये पूरी पृथ्वी पर गर्मी और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आपने कहा कि प्रेशर का डेंसिटी पर थोड़ा ही असर होता है, लेकिन क्या इसका कोई और पहलू है, खासकर गहरे समुद्र में? हाँ, एक बहुत ही अजीब सी पर दिलचस्प बात है। देखिए, समुद्र की गहराइयों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के पास या उससे भी कम हो सकता है। हाँ। लेकिन वहां पानी अक्सर जमता नहीं है। क्यों? इसका एक कारण है वहां का जबरदस्त प्रेशर। दबाव पानी के जमने के तापमान को, फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा कम कर देता है। अच्छा। और साथ में वहां की सैलिनिटी भी तो है, वो भी फ्रीजिंग पॉइंट को कम करती है। तो इन दोनों का मिला-जुला असर होता है कि गहरे समुद्र का पानी सुपर कूल्ड होने के बावजूद लिक्विड बना रहता है। कमाल है, तभी वहां भी जीवन संभव है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये तीनों चीजें, तापमान, लवणता और घनत्व, ये कैसे एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये मिलकर समुद्र में परतें बनाती हैं, ये तय करती हैं कि पानी कहाँ डूबेगा, कहाँ ऊपर उठेगा। और यही चीजें उन विशाल समुद्री धाराओं को एनर्जी देती हैं, जो हमारी पूरी पृथ्वी की जलवायु को कंट्रोल करती हैं। सूरज की रोशनी, हवाएं, जमीन कहाँ है, नदियां कितना पानी ला रही हैं, ये सब मिलकर सतह से लेकर गहराइयों तक इन गुणों को शेप देते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यही वो बेसिक एनवायरनमेंट बनाती हैं जिसमें सारा समुद्री जीवन पलता है। हर जीव इन्हीं कंडीशंस के हिसाब से अडैप्टेड होता है। और अगर बड़े स्केल पर देखें तो पृथ्वी का पूरा क्लाइमेट सिस्टम इन्हीं गुणों पर टिका है। महासागर गर्मी का इतना बड़ा स्टोर हाउस है, और ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जैसी प्रक्रियाएं उस गर्मी को पूरी दुनिया में पहुंचाती हैं। इन्हें समझना हमें लोकल लेवल पर समुद्री कोहरे से लेकर ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चीजों को समझने में मदद करता है। और आखिर में सोचने के लिए एक बात, हमने देखा कि ये सब गुण कितने इंटरकनेक्टेड हैं, कितने नाजुक बैलेंस में हैं। हाँ। अगर किसी एक फैक्टर में बड़ा बदलाव आता है, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की वजह से पोल्स पर बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगती है, इससे वहां के पानी का तापमान और खारापन अचानक बदल जाता है। बिल्कुल। तो इसका असर क्या सिर्फ वहीं तक रहेगा, या ये बदलाव उस ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट को धीमा कर सकता है या रोक भी सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उसके नतीजे पूरी दुनिया के मौसम पर, समुद्री जीवन पर क्या हो सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।